नमस्कार। आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने आया हूँ, क्षमा चाहूँगा। दरअसल एक लंबे अमेरिकन प्रवास और थोड़ी सेहत खराब होने की वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। कोशिश करूँगा कि आगे फिर मैं अ, ज़रा ज़्यादा आपके सामने आऊँ। इनफैक्ट मैं अभी भी अमेरिका में हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि मुझे लगा कि मुझे आपके सामने आना चाहिए और मुझे जो समाज में बढ़ता हुआ क्राइम है, जी हाँ, साइबर क्राइम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में ज़रूर आपसे बातें करनी चाहिए, आपको आगाह करनी चाहिए। जी, मेरा नाम उदय तिवारी है और पीछे जो भी साइबर क्राइम के बारे में मैंने जो वीडियोस डाले थे, उसके काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आए, लोगों ने मेरे से बातें की और बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब, आपके वजह से आज मैं इस बवेला में पड़ने से बच गया। तो ये उत्साहित करता है हमें कि हम आपसे और भी ज़्यादा बातें करें। तो आज जो साइबर क्राइम की बात जो मैंने कहा इमरजेंसी आ गई है, वो इसलिए कि ये सीरियसनेस इसकी इतनी बढ़ती जा रही है कि तकरीबन तकरीबन 7,000 नए केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये रिपोर्टेड केसेस की बातें मैं कर रहा हूँ। बहुत लोग तो ठगे जाने के बाद लाज शर्म के मारे आगे बढ़ते बढ़ते भी नहीं हैं। फिलहाल जो केसेस रिपोर्ट की गई हैं 7,000, ये बहुत ही अलार्मिंग है और पिछले 2 सालों में इसका ग्रोथ रेट जो है 114% हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको टैकल करना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में समझना कितना ज़रूरी है। आज के वीडियो मेरा 4 पार्ट्स में होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि साइबर क्राइम किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने नए मामले आए, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस आई हैं और ये साइबर क्रिमिनल्स जो हैं आपके पैसे हड़पने के लिए क्या करते हैं और साइबर अपराधों से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। अब साइबर अपराध के बारे में बातें करें तो सबसे पहले ये जानें कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी है जिसमें कहीं ना कहीं या तो कंप्यूटर के यूज़ किया गया हो या दोनों ही मामलों में साइबर ये कंप्यूटर हो या आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करके और कुछ ऐसे काम किए गए हों जो आपको हानि पहुंचाती हो और जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रही हो। तो बात ये थी कि साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो असंख्य प्रकार हैं। रोज ही एक नए इनोवेशन हो रहे हैं साइबर क्राइम के लिए। लेकिन मैं आज के दिनों में वो जो साइबर क्राइम जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ठगी की जा रही है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो ये है आपके कंप्यूटर को हैक कर लेना या अनऑथराइज रूप से आपके कंप्यूटर तक पहुँच के उसमें छेड़छाड़ करना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ये करते हैं कि कम उम्र के बच्चों का भी आजकल एक्सेस हो गया है सोशल मीडिया से और कोई उनके फ्रेंड बनते हैं और उनको इनकरेज करके और उनसे ऐसे उनके पिक्चर्स हासिल कर लेते हैं जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है या न्यूड पिक्चर्स या कुछ ऐसे काम के लिए प्रेरित प्रेरित करते हैं जो उनके लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रूप में आता है और उसको बेचते हैं। वो साइबर स्टॉकिंग करते हैं। वो आपके एक्टिविटीज़ को आपके सोशल मीडिया की वजह से या कंप्यूटर की वजह से एक्सेस करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप तो मेरे अंडर वॉच हो और आप यहाँ जा रहे हो, वो वहाँ जा रहे हो, आपके परिवार के लोग ऐसे कर रहे हैं। तो आप धीरे से सहमना शुरू कर देते हो और आपको लगता है अरे यार, ये तो मेरे ऊपर निगाह रख रहा है हमेशा, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और फिर आप उनके शिकार होते हो धीरे धीरे। आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक होता है और फिर वो वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं। ई कॉमर्स या निवेश के मामले में धोखाधड़ी, इन्वेस्टमेंट के मामले में आजकल आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। मैं कई बार बचा हूँ और कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बहुत सस्ते दामों पे ऑफर करते हैं और जो आपने देखा और एसेंशियली अगर आप सीओडी भी करते हैं तो आप तक कुरियर आया, आपने पैसे दे दिए और जब आपने कुरियर खोल के देखा तो ये तो वो चीज़ थी ही नहीं जो आपने ऑर्डर किया था। और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सेंडर्स का एड्रेस नहीं रहता है।
मुझे मेरे कुरियर डिलीवरी बॉयज़ ने खुद ही आगाह किया कि साहब इसमें कहाँ रिटर्न करना है ये लिखा ही नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैंने रिस्क लिया और खोल के देखा, पैसे उसको नहीं दिए थे और मैंने उसको वैसे सील करके और फिर उसको वापस लौटाया, बजाते एक चिट्ठी लिखी लीगल नोटिस के रूप में कि आपने जो प्रॉमिस किया था ये वो नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस कर रहा हूँ। निवेश के मामले में आजकल अच्छी खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं, फेसबुक पे आपको फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट भेजेंगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो धीरे धीरे आपके व्हाट्सएप पे आ जाती हैं और वो दिखाने लगती हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैंने ऑडी कार खरीदी और ये मकान खरीदा और मैं इतने अच्छे अच्छे क्लब्स की मेंबरशिप में हूँ और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ट्रेडिंग में हूँ। और फिर आपको ल्योर करती हैं कि आप भी कुछ पैसे फंसाए और उनके चाल में फंसे, उसके बाद से वो लापता है। तो आपको उनसे बच के रहना है। ई कॉमर्स की फर्जी वेबसाइट बनती हैं। आ, न, आपने किसी एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स से आपने कोई सामान मंगाया और उसमें कुछ परेशानी हुई और आपने वेबसाइट पे ढूंढा कि इनका कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, और फिर आपने वहाँ किया। मैं आपको बताऊं, एक मेरे जानने वाले किसी महिला ने भोपाल में एक कुछ 600 रुपये का किसी एक ई कॉमर्स साइट से अपने लिए कपड़े मंगाए और देखा कि वो सब स्टैंडर्ड है। तो उस महिला ने कस्टमर केयर नंबर ढूंढना शुरू किया गूगल पे और जो पहला नंबर आया उस ई कॉमर्स साइट का, वहाँ फ़ोन किया और बड़े ही ढंग से पेश आया वो आदमी और उसने कहा कि सॉरी, ये गलती हो गई और मैं आपको पैसे रिटर्न करूँगा। तो पहले उसने कहा कि 1 रुपया भेज रहा हूँ, मिला क्या, नहीं मिला। अरे आपका मैडम आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ी है, वो कोई बात नहीं, आप ये पर्टिकुलर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद से पैसे जाएंगे। अब वो चक्कर था, उन्होंने इंस्टॉल किया और उसके बाद से इनका फ़ोन उसके हाथ में आ गया, उनके कंट्रोल में आ गया और फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारे पैसे साइफन ऑफ कर लिए। तो ई कॉमर्स की फर्जी वेबसाइट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के फर्जी वेबसाइट बना के और लोग साइफन ऑफ कर रहे हैं, कहीं किसी को एजेंसी दे रहे हैं और इसमें बहुत सारे केसेस पकड़े गए थे जामताड़ा के, वहाँ के जो फ्रॉड्स हैं। ये भी आता है, सडनली फ़ोन आएगा और आपके किसी बच्चे की आवाज़ में वो फ़ोन आएगा और वो कहेंगे कि मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ और ड्रग के स्मगलिंग में या कहीं छेड़छाड़ के मामले में देश विदेश में या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, मुझे बचने के लिए इतने पैसे चाहिए। और फिर वो पैसे उसके अपने नाम पे कहते हैं भाई मेरा तो यहाँ काम करेंगे, मेरा फला दोस्त है उसके नाम से ट्रांसफ़र कर दो। आवाज़ की भी हूबहू नकल कर लेते हैं। तो ऐसे भी होता है। सेक्सटॉर्शन बहुत होता है। सडनली आपको व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ गया एंड गलेबल कोई आपने इनोसेंट आप पर्सन हैं, आपने फ़ोन उठाया और अपोजिट डायरेक्शन से उधर से कोई लड़की न्यूड बैठी है और फिर आपको फंसाया गया कि आप तो ऐसे काम करते हैं और आप उसमें खुद इन्वॉल्व हैं और फिर आपसे दोहन शुरू होता है, पैसे की मांग शुरू होती है। नहीं तो कहा जाता है कि आपके फ़ोटो को मॉर्फिंग करके और उस लड़के के साथ इंटेंगल दिखा के और सोशल मीडिया में डालेंगे, फिर वहाँ से होता है। लेकिन आज के दिन में सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सटॉर्शन हो रहा है आपका डिजिटल अरेस्टिंग से। मैं बताऊंगा जो डिजिटल अरेस्टिंग में जो अभी कुछ नए नए केसेस आए हैं और जो बड़े केसेस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये बताता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल स्टेटस, irrespective of your education level, irrespective of your clout, आपको कैसे फंसा सकते हैं। डिजिटल अरेस्टिंग क्या होता है कि आपको इस तरह से माइंड रीडिंग करके वो समझ लेंगे कि आदमी डरने वाला है या इसको डराया जा सकता है और फिर आपको ये कहा जाएगा कि जब तक आपसे बातें पूरी नहीं होती हैं आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, दरवाज़ा बंद रहेगा, इवन आप वॉशरूम भी जाएंगे तो आप वीडियो में ऑन रहेंगे ताकि हम आपकी एक्टिविटीज़ को देख सकें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। ओसवाल ग्रुप के एक सीईओ हैं मिस्टर एसपी ओसवाल जी। उम्र 82 ईयर्स की हो चुकी है। उनको डिजिटली अरेस्टिंग उनकी हो गई ये कहते हुए
कि भाई आपके ऊपर आरोप हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने पैसे का हेर फेर किया है, और तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए गए, और फिर ये कहते हुए कि आप अपने जो भी बैंक में पैसे हैं उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए, उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और 7 करोड़ से ऊपर उनको डिजिटल अरेस्ट में रख के और ले लिया गया उनके बैंक अकाउंट से। मिस्टर ओसवाल ने जैसे ही रियलाइज़ किया डिजिटल अरेस्टिंग से छूटे, वो पुलिस में गए, और बड़ी हस्ती थे। वहाँ पंजाब पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेट किया और एक्शन लिया, तो उसमें तकरीबन 5 करोड़ रुपये उनके रिकवर हो गए। बाकी के पैसे आज भी नहीं आए उनके पास। एक डॉक्टर रुचिका मैडम हैं, डॉक्टर रुचिका टंडन, ये पीजीआई लखनऊ में कार्यरत है काफ़ी दिनों से। उनको फ़ोन आया कि हम ट्राई से बोल रहे हैं और आपके फ़ोन से इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और बॉम्बे में आपके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, हम आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उस मोहतरमा को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया, उनको कमरे से बाहर नहीं जाने दिया गया, और घर के लोग खुलवाने भी चाहते थे, दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। और जब तक फ्री हुई तब तक उनके अकाउंट से 2 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकाल ली गई थी, या उन्होंने खुद ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, जिसमें बाद में जब इन्होंने रिपोर्ट किया पुलिस में, तो उसमें अभी तक करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बताता है कि कितने बड़े बड़े गैंग इसमें इन्वॉल्व हैं। और 2 करोड़ जो गए उनके मैडम के, उसमें से करीब 40 लाख रुपए अभी तक रिकवर हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में, बाकी पैसे नहीं आए हैं। इंटरेस्टिंग केस है। आज तक की एक बहुत ही तेज तर्रार रिपोर्टर हैं, रुचि मिश्रा। रुचि मिश्रा, जो रिपोर्टर्स, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको हम बहुत ही सोशली अवेयर मानते हैं, उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। और उनकी तो ये हालत हो गई कि उन्होंने सोचा कि अब तो मैं इस तरह से बदनाम हो गई हूँ, मेरे अगेंस्ट में गलत ढंग से भी सही कुछ एविडेंसेस क्रिएट हो चुके हैं, मेरी सोशल लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तो मैं अपने जीवन का खात्मा करूँगी। लेकिन एक सिक्स सेंस उनको अपील किया, और उन्होंने फिर सोचा कि डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ दीज क्रिमिनल्स कि आप किससे कांटेक्ट नहीं करेंगे, धीरे से उन्होंने टेक्सटिंग किया अपने किसी रिलेटिव को, और फिर रिलेटिव ने उनको समझाया और डांटा भी कि अरे साहब ये तो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इसके चक्कर मत फंसो। उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुआ, ये बात की अलग की बात है। एक नरेश सक्सेना जी हैं, कवि, बेचारे कवि हृदय, सीधे साधे लोग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया, और उनके ऊपर आरोप लगने लगे बहुत से। मैं आरोपों के बारे में आऊँगा कि क्या क्या आरोप लगाते हैं वो। और उनको 2 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। कविता भी सुनी गई उनसे कि अरे भाई आप तो कवि है, तो कुछ अच्छी कविताएं सुनाओ, और बड़े गुड ह्यूमर में रखा। लेकिन घर के लोगों को जब शक हुआ कि भाई ये बुजुर्ग क्यों नहीं अपना दरवाज़ा खोल रहे हैं, और किसी दूसरे ढंग से जब घुस गए उस कमरे में, तब बताया कि भाई आप तो ऐसे, आपको ये क्रिमिनल्स ने डिजिटल अरेस्ट कर रखा है, चलिए पुलिस केस करते हैं खिलाफ। कुछ हुआ नहीं उसमें। तो ये कैसे आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं? वो शुरू करेंगे कि भाई मैं DHL कुरियर से या किसी और बड़े फेडेक्स से, किसी बड़े कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, और आपने वियतनाम या और कोई देश, वहाँ पे आपने कुछ कुरियर भेजा है जिसमें कुछ गलत मटेरियल भेजा गया है, गलत पासपोर्ट वीसा भेज रहे हैं आप, गलत कुछ ड्रग्स भेज रहे हैं, और आपको नार्कोटिक ब्यूरो ने पकड़ रखा है उस सामान को। और उसके बाद से वो वीडियो पे आते हैं, और जहाँ माइंड रीडिंग आपने कर लिया, आपका हो गया क्या है डरने वाले हैं, तो फिर तो वीडियो पे आते हैं, और पुलिस स्टेशन आता है, और ED आता है, और CBI आता है, और फिर वो कहते हैं कि आप तो बिल्कुल डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमरे से निकले किसी का भी सपोर्ट लेने के लिए, इसका मतलब आपने गैंग बना रखी है, और 1 घंटे के अंदर पुलिस वाले आपको उठा के ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको वकील हायर करना है, और वकील हायर किया तो उसके कुछ पैसे ट्रांसफ़र करो। पैसे ट्रांसफ़र किए तो ये लग गया उनको कि भाई ये तो इनको दबाया जा सकता है, ये डरने वाला व्यक्ति है, और फिर केस सेटल करो, और केस सेटल करने के लिए कुछ पैसे की डिमांड आती है। फिर ये कहा जाता है कि हम तो भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बोल रहे हैं, और ट्राई का नाम लेके कि आपके फ़ोन नंबर से
इतने सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं और आप तो हवाला में इन्वॉल्व हैं और आप विदेशों से ड्रग का संचालन करते हैं और फिर आपको ये भी डराया धमकाया जाता है तरह तरह के कानूनी, और बता देंगे वो सुप्रीम कोर्ट से सीधे आपके नाम से वारंट आया है। ऐसा कोई केस मैंने नहीं देखा जहाँ पे सीधे सुप्रीम कोर्ट ही कॉग्निजेंस लेके और किसी एक ऑर्डिनरी आदमी को अरेस्ट वारंट भेजती हो। फिलहाल हर लोग कानूनी दावपेच को नहीं समझते अच्छे ढंग से, डर जाते हैं और फिर वो यील्ड करने लगते हैं और फिर अल्टीमेटली ये कहते हैं कि हम आपके जितने भी अकाउंट हैं उसका डिटेल मुझे दीजिए और फिर ये कहते हैं कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जितने भी पैसे हमारे पास ट्रांसफ़र कीजिए इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर पे, और फिर जब हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और देखेंगे कि आप सही हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो फिर वैसे केस में हम आपको पैसे वापस दे देंगे। और जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफ़र किया, जिस नंबर से भी फ़ोन आ रहे थे, स्काइप से आ रहा हो, जूम से आ रहा हो, व्हाट्सएप पे आ रहा हो, वो सारे नंबर डीएक्टिवेट पाए जाते हैं। तो जैसे बताया कि नए नए लोगों को कैसे फंसाते हैं वो, अब करते कैसे हैं वो, इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। पहले तो ये था कि जामताड़ा में चले गए भाई आप, राजस्थान में 2-3 जगह नूह में आ गए हैं सारे क्रिमिनल्स, वो पकड़े जाते थे। आजकल उन्होंने क्या किया है कि आपने सुना होगा कि हरियाणा से, राजस्थान से, छोटे छोटे गरीब घरों से लोगों को नौकरी लगाने की लालच देके विदेशों में ले जा रहे हैं, छोटे छोटे देशों में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे उनका पासपोर्ट स्नैच करके और कॉल सेंटर बनाया और वहाँ से वो ठगी की शुरुआत होती है। अब जो आप पैसे भेजते हैं उनका क्या होता है, इन्होंने क्या कर रखा है कि इलिटरेट लोगों को, गरीब लोगों को 3-4-5 हज़ार रुपये महीना दे के उनका अकाउंट हायर कर रखा है। तो आप जैसे ही आपने पैसे भेजे, 10 लाख रुपए आपने भेजा, वो धड़ाधड़ वैसे कई सारे अकाउंट्स में चला जाता है और वहां से कई जगह ट्रांसफर हो जाता है और वहां से कहीं विदेशों में चला जाता है और कई बार बिटकॉइंस खरीद लेते हैं। और जब बिटकॉइंस खरीद लिया तो फिर तो रिकवर करना पुलिस के भी वश की बात नहीं होती। अक्सर क्रिमिनल्स को पकड़ना भी मुश्किल होता है क्योंकि वो तो कहीं जाके विदेश में फंसे हुए। तो अब करें क्या और क्या नहीं करें ताकि हम इस तरह के साइबर क्राइम से हम बचें। क्या नहीं करना है, उसमें सबसे पहले तो बात यह है कि कोशिश करें कि अगर कोई अननोन नंबर से आपके पास कॉल आया है तो उसका अटेंड नहीं करें। आप वो भी देख लें, अक्सर +92 करके जो आता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं फ्रॉड्स के हो सकते हैं, उनको तो आप अवॉइड बिल्कुल कीजिए। अगर कॉल आपने ले भी लिया तो वो अगर आपसे बैंक का ओटीपी या आधार कार्ड या व्हाटएवर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल मांगते हैं, वो आप नहीं देंगे। किसी भी हालत में अगर वो कहते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन होना है और आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है, और ये ऐप अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कभी भी नहीं करना है। क्योंकि जहां आपने वो ऐप इंस्टॉल किया कि आपका फ़ोन का कंट्रोल या आपके कंप्यूटर का कंट्रोल वो पीछे जो क्रिमिनल बैठे हैं उनके हाथ में चला जाता है। फिर वो क्या कर रहे हैं आपके फ़ोन से, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो धड़ाधड़ पैसे निकालते जाएंगे। अगर ये सब कुछ हो भी गया तो आप ध्यान, जैसे ही आपने रियलाइज़ किया, जैसे ही आप डिजिटल अरेस्ट से निकले या जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, तो सबसे पहले तो आप 1930 में कॉल करें, वहाँ रिपोर्ट करें कि हमारे इतने पैसे निकल चुके हैं। 1930 में अगर डायल करके आप डिटेल्स देते हैं तो ट्रांसफ़र हुए हैं जो आपके पैसे आपके अकाउंट से बाहर निकले हैं, वहाँ से निकलने के 1 घंटे के अंदर अगर एक्शन होता है तो बैंक वाले उस अकाउंट को जहाँ पे आपके अकाउंट से गया है उसको फ्रीज कर लेंगे और फिर पैसे रिकवर करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। फ्रॉड हो गया है, नहीं कर पाए, बाद में रियलाइज़ किया, तो वैसे में भी आप cybercrime.government.in जो है, cybercrime.gov.in, आप उस पोर्टल में जाएं और वहाँ पे सारे डिटेल्स को आप फॉर्म फिलअप करें
कि भाई मेरे साथ ये हो चुका है, ये फ्रॉड हो चुका है, और कोशिश करते हैं। हालांकि ये काम मुश्किल है, अगर एक अकाउंट से दूसरे और दूसरे से सैकड़ों अकाउंट में चला गया है तो बहुत इजीली रिकवर करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं। बहुत सारे केस में रिकवरी होती है। और अगर आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकले हैं, आप ठगी के शिकार नहीं हुए हैं, और कोई गैंग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उनके ठगी के शिकार हो जाए, लेकिन आप स्मार्ट अनफ थे, आप तो बच गए और दूसरों को वैसे ही फंसा सकते हैं अपने जाल में, तो वैसे केस में आप चक्षु पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं भी एक बार ऐसे, मुझे बहुत परेशान किया गया था, मैं बनारस में बैठा था तब, और मुझसे वैसे ही ट्राई बन के बात कर रहे थे TRAI कि आपके फ़ोन से इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, और जब मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे नहीं ठग सकते हैं, और उसके बाद बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई। मैं उन फ़ोन नंबर्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन बार बार दोबारा वो कैसे पता नहीं अनब्लॉक कर देते थे, और मुझे दोपहर से लेकर, मैं किसी एक फंक्शन में बैठा था बनारस में, दोपहर से लेके और देर शाम तक परेशान किया गया। और जब मैं फ्री होकर फंक्शन से आया तो मैंने चक्षु पोर्टल पे जाके कंप्लेन रेज किया, वो सारे फ़ोन नंबर्स दिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और उसके 1 घंटे के बाद से वैसे फ़ोन आने बंद हो गए मेरे पास, और उसके बाद से फिर वैसा कोई फ़ोन नहीं आया आज तक। 4-5 महीने पहले की बात है। तो आपको अलर्ट रहना है। 2-4 चीज़ों को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि कोई भी पुलिस वाला आपको फ़ोन करके आपको वारंट की सूचना नहीं देता, या व्हाट्सएप पे या जूम पे बात नहीं करता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्ट वारंट नहीं भेजती है। कोई भी पुलिस वाला खुद ही आपको फ़ोन करके वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं मांगेगा, और कोई भी इस तरह के पुलिस एजेंसीज आपसे नहीं कहेंगी कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन पे और फिर फ़ोन का ट्रांजैक्शन शुरू कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। बस अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और कभी भी अपने आप को वीक दिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जहाँ भी इन क्रिमिनल्स ने आपकी माइंड रीडिंग कर ली है कि हाँ इसको दबाया जा सकता है, तो फिर आपके परेशानी की कोई सीमा नहीं रह जाएगी, और आपको कैसे कैसे टेरराइज करके साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन देके, और फिर आपको इस दबाव में ला देंगे कि आप पैसे ईल्ड करने लगेंगे, डर के मारे, भय के मारे, सामाजिक लाज के मारे। तो ठीक है, कंप्यूटराइजेशन अच्छी बात है, लेकिन इसमें ठगे जाने के भी चांसेस बहुत सारे होते हैं। आपको मेंटल अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना नहीं घटने देना है। फिर मिलेंगे, फिर कुछ नई बातों पे चर्चा होगी। आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कोई वीडियो की शुरुआत करता हूँ तो उसे अंत तक जरूर देखें, आप शेयर करें मैक्सिमम, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सूचना जरूर मिले। धन्यवाद, नमस्कार।